ISI के लिए टोटल काम करता था वो आदमी, उस आदमी तक हम पहुंचे, उससे दोस्ती करी कि यहाँ रिस्क सबसे बड़ा ये था कि कहीं गेम हमारा तो नहीं बज रहा है। आने के बाद पहले हमने पूरा यकीन किया कि ये आदमी और हमारे खिलाफ इसका कोई डबल गेम नहीं है या कोई फॉल्स ऑपरेशन नहीं है हमारे अगेंस्ट में, तो उसको एलिमिनेट किया। तो एक बड़ा ऑपरेशन रहा ये बहुत ही, और इससे हमने मतलब एक ISI के बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ा है सर। देखो कि बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, एक ऑपरेशन मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि जस्ट एक लगी जैसे अभी आप बता रहे थे, हम दूसरे देश में जब जाते हैं एजेंट्स वगैरह, तो वहाँ जिस टारगेट के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की पब्लिक को आइडेंटिफाई ना हो, बिकॉज एक देश से जा रहा है बंदा, दूसरे देश का बंदा है, उसका लुक अलग है, उसका बात करने का तरीका अलग है, हर चीज़ डिफरेंट है। तो वो कैसे ये चीज़ होती है कि यार उसको पता ना लगे, कितना सीक्रेसी उसमें मेंटेन करते हैं? आपको 100 काम करने, 100 काम करने, आप 99 काम सही कर रहे हो, एक काम गलती कर रहे हो, आपका ऑपरेशन खत्म, आप खत्म सर। मतलब इसमें 100 में से एक भी गलती माफी नहीं है। दूसरी चीज क्या है सर कि आप किसी भी देश के अंदर जा रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप मुझे देखो तो मैं नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, थाईलैंड, चाइना, यहाँ खप जाऊंगा कहीं भी नॉर्मली तरीके से। अगर आप मुझे अफगानिस्तान भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ किस आइडेंटिटी में जाता हूँ? सपोज करो अफगानिस्तान के अंदर कोई एरिया डेवलप हो रहा है ना, तो वहां पर मैं एक एज ए वर्कर बनकर भी जा सकता हूँ, एक लेबर बनकर भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा? देखो मैं अपना एक वर्कर बनकर चला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर बनकर चला गया, एक इंजीनियर बनकर चला गया, एक नॉर्मली, लेकिन मुझे अपनी खुद की एक इंटेलिजेंस की यूनिट खड़ी करनी है वहाँ, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल है। ओके, अब मुझे खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि एजेंसी की दुनिया क्या है। एजेंसी की दुनिया है सर्कल्स, हर सर्कल एक दूसरे सर्कल को क्रॉस करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम ओलंपिक्स के जो राउंड्स देखते हैं, 4 राउंड देखते हैं, तो ये राउंड कंटिन्यू बनते रहते हैं, तो उसमें एक राउंड मेरा है, वो मेरी दुनिया है। अगर आपने मुझे पकड़ भी लिया या मुझे कभी टॉर्चर भी कर लिया, आप सिर्फ मेरी दुनिया को पकड़ पाओगे, उस पूरे सर्कल को कभी नहीं जैसे आपने कहा वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती। मैंने आपको अभी बोला ना कि दुनिया के अंदर अगर किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी अगर ये कहता है कि वो हमारे देश की या उस देश की सीक्रेट सर्विसेज के बारे में या उसके ऑपरेशन के बारे में 100% जानता है, तो मैं मान ही नहीं सकता सर। दुनिया का कोई भी आदमी अपनी सीक्रेट सर्विसेज के बारे में, चाहे वो किसी भी लेवल पर क्यों ना बैठा हो, सर्वोच्च पद पर बैठा हो, तभी वो 70% से ऊपर नहीं जानता होगा सर। ये वो रिंग्स हैं सर। फाइन, लेकिन अब आप कोई ऐसा मुझे ऑपरेशन बताएं हमारे व्यूअर्स को जो आपको ना सबसे डिफिकल्ट लगा हो, चीज़ों में आपने कर लिया हो लेकिन यार वो लगा कि ये बड़ा मुश्किल हो गया था करना। सर देखो कि बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, एक ऑपरेशन मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि जस्ट अभी हमारी एक बुक भी आ रही है अगली नेक्स्ट इसी ऑपरेशन, कई ऑपरेशन पर। तो एक ऑपरेशन है सर, क्या है कि रिस्क था बहुत बड़ा कि हमें एक इंट मिला था कि यार हमारे जो जाली करेंसी हमारे देश के अंदर है, ठीक है, वो पाकिस्तान 2 रास्तों से एंटर भेज रहा है करके। एक अपना बंगाल का रूट यूज कर रहा है पूरा का पूरा, दूसरा नेपाल का रूट यूज कर रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट करके। तो धीरे धीरे आपको मैं बताता हूँ कि एक बंदे हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिली, लोग मतलब IB के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिली एक आदमी के बारे में कि वो जाली करेंसी का काम करता है करके, और बड़े लेवल पर करता है। लेकिन उस टाइम वो आदमी जेल के अंदर था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस आदमी तक हम पहुंचे, उससे दोस्ती करी। मैं भी 4 साल जेल रहा हूँ सर, बहुत सारी जेलें ट्रांसफ़र रही हैं, तो मेरी भी दोस्ती हुई। मैंने कहा मैं भी ऐसे, अब दोस्त देखो जेल के अंदर तो सर मेरे ऊपर भी मुकदमे लग रखे हैं, हत्याएं लग रखी हैं, हत्या की प्लानिंग लग रखी है, ठीक है, तो मैं भी उसके लिए वैसा ही हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया, धीरे धीरे 2-4 दिन में दोस्ती हुई, भाई क्या करते हो करके। बोला यार भाई मैं तो फालतू फंस गया था करके जाली करेंसी में। चलो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता है पूरा बैकग्राउंड। बिल्कुल एग्जैक्टली। और धीरे धीरे दोस्ती हुई, चीज़ें बैठना स्टार्ट किया, तो उसने बताना शुरू किया कि यार काम तो अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ पिछले 2 साल से मैं अंदर हूँ। तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी टीम है यार भाई, मिल के काम कर लेते हैं, ठीक है, और लेकिन ऐसा शेयर तेरे साथ करूंगा पूरा पैसा, धंधा ईमानदारी से होगा, क्योंकि दुनिया का देखो कोई भी 2 नंबर का धंधा ईमानदारी से सब ईमानदारी से करते हैं, 2 नंबर ईमानदारी होती है, पूरा ईमानदारी। तो उसका ट्रस्ट जीता, तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा यार एक बार बता कि किस रेट पर नोट मिल जाएंगे। तो उसने एक रेट बोला कि जितने बड़े नोट लोगे उतने कॉस्टली होंगे करके। तो हमने चलो डील करा, हमने कहा यार मुझे 500 के नोट चाहिए करके। तो बोला ठीक है, कितने चाहिए? मैंने कहा 5 लाख रुपए दिलवा दे भाई, ठीक है। तो उसने
बोला कि यार फलाना एक कॉन्टैक्ट है वहाँ चले जाना करके। हमने, मेरे बंदों ने पहली डील करी और क्लियर हुई डील, पैसा मिला। हमारा काम था सबसे पहले उस पैसे को चेक करना कि ये रियल में ISI का पैसा है या नहीं है, क्योंकि करेंसी भी बहुत जगह चलती है सर, हर दुनिया के हर कोने में, हर जगह। आज हिंदुस्तान में भी कई लोग करेंसी बना रहे होंगे, लेकिन उस नोट के लगभग 42 या 41 फीचर्स मैच कर गए जो टोटल पाक के साथ थे। उसके ऑलरेडी वो नोट्स पहले से हमारे पास थे, सीक्रेट सर्विस के पास, तो कंफर्म हो गया कि यार बेस्ट सेम नोट है करके, ये वही पैटर्न है करके। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने डील को और बड़ा किया अंदर से, उसको पैसा मिल रहा हो खुश, उसका विश्वास तो कंटिन्यू साथ था। और उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट और बड़ी डील करी। बड़ी डील करते करते अब हमारे को, लेकिन हम उस आदमी को चाहते थे जो हमारे टारगेट में था, जो हमारी लिस्ट के अंदर जो आदमी मिसिंग था, हमें वो टारगेट चाहिए था। तो लेकिन वो हम उसको डायरेक्ट भी नहीं जा सकते थे उसके पास। तो हमने एक बार बहुत बड़ी डील करनी चाहिए, बहुत ही बड़ी डील, जो पॉसिबल नहीं था कि कोई और करे। तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा, और इतनी बड़ी डील के लिए उस आदमी को पाकिस्तान से आना पड़ा। कि भाई डील करने के लिए, उससे पहले विश्वास जीत चुके थे हम लोग, ठीक है। तो वो बंदा डील, अब लेकिन उसमें एक चीज़ और था सर, उसमें रिस्क बहुत तगड़ा था। कि यहाँ रिस्क सबसे बड़ा ये था कि कहीं गेम हमारा तो नहीं बज रहा है। एग्जैक्टली मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि गेम एक कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि गेम कैसे। एक बार क्या हुआ, मैंने किसी को ये बोला कि यार मैं यहाँ से 7 बजे निकलूँगा या 10 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा, और मैं गाड़ी के 2 हॉर्न बजाऊँगा, गाड़ी का एक हॉर्न बजाऊँगा, तुम अपनी गाड़ी मेरे पीछे लगा दोगे करके, मैं गाड़ी नहीं रोकूँगा, तुम मेरे पीछे गाड़ी चलाओगे, क्योंकि कुछ एक मिशन था। बिल्कुल। तो कंटिन्यू दिए हुए टाइम से, हमारे में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो सेम जिस जगह से मैं निकला और मैंने गाड़ी का एक हॉर्न बजाया, और मैं देखता हूँ मेरे पीछे कोई गाड़ी ही नहीं है। अरे तो लेकिन अब ऑपरेशन चल रहा है सर, ऑपरेशन विड्रॉल नहीं हो सकता। अब यहीं से क्या हो गया, माइंड काम करना बंद हो गया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा मैं, क्योंकि इस जगह से मेरे पीछे गाड़ी आनी चाहिए थी। मेरे पीछे क्या आनी चाहिए थी, गाड़ी आनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं 2-4-5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, उसी रूट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ क्या देखता हूँ कि मैं जैसी हाईवे को पकड़ता हूँ, मेरी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियाँ लग जाती हैं। मेरा दिमाग काम करना बंद कि ये क्या हो गया करके, और मुझे दिख रहा है वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही है करके, 3 गाड़ियाँ, ठीक है। मैं विड्रॉल नहीं कर सकता, अगर मैं विड्रॉल करूंगा तो मैं यहाँ से मरूंगा। बिल्कुल। और मुझे ये नहीं पता ये लोग कौन है करके, ये लोग हैं कौन। तब हमने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया सर, वो अभी हम पहले वाले में दोबारा आएंगे। तो लेकिन इसके बीच में जो हमने डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं 100 बार ही मराऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पीछे वो गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे आगे भी एनिमी की गाड़ी चल रही है जिनका विश्वास मैंने जीता है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि हम लोग दूर तक, जब मैंने उस ऑपरेशन को किया, और बाद में मुझे पता चला जो ये 3 गाड़ियाँ और हैं ये मेरे लोगों की गाड़ियाँ हैं। ओके। तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं बहुत गुस्सा हुआ उनके ऊपर, ठीक है। मैंने कहा यार भाई तुमने क्या हरकत करी करके ऐसे। Exactly. तुम्हें उस जगह से मेरे पीछे आना चाहिए था। तो वो क्या बोले यार, वो बोले कि भाई कि हमें भी ट्रस्ट नहीं था तेरे ऊपर। अरे मतलब उन्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो पहले ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं अकेला ही हूँ या मेरे पीछे भी कोई चीज़ है करके। तो लेकिन उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो ये सोचो कि उस 25 किलोमीटर का जो सफ़र मैंने तय किया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पीछे कौन लोग चल रहे हैं रात के टाइम पर। मुझे सिर्फ गाड़ियों की लाइटें नज़र आ रही हैं और मुझे पता है मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं करके। और मुझे अब मैं हर बारी क्या सोच रहा हूँ कि जो सामने वाले को, एनिमी को हमने टारगेट करना है, इसके लोग पीछे, और गेम मेरा बच गया। सही, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कहना बहुत आसान है, वो जो सिचुएशन है, जो लगभग जो 1.5 घंटे का सफ़र या 2 घंटे का जो मैंने वक्त गुजारा है, उस 2 घंटे वक्त में हम 100 बारी मरे हैं सर। उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती तो, अरे मिस्टेक मतलब मैं क्या, मुझे लगा, और मुझे पता था, मैं मान चुका था कि अब मैं इस मिशन में, इस ऑपरेशन में नहीं बचूंगा करके। मुझे ये भी कंफर्म हो गया था। लेकिन मैं हर बार ये सोच रहा था कि नहीं यार 2-4 को तो मैं धरूंगा ही धरूंगा। हर बार यही प्लान चल रही थी मेरी। ठीक है, लगी अब पुराने पर वापस आ जाते हैं सर। तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत पैसा खर्च करने के बाद, देखो कि मैं आपको ये, लोग बहुत सारे बोलेंगे कि यार पैसा खर्च किया तुमने, तो मैं लोगों को ये बोलूँ सर कि इस धरती के अंदर इंसान, पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है दुनिया के हर देश के लिए। मैं बोलता हूँ कि पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं बात इंसानियत की, तो इंसानियत के सामने पैसा कुछ भी नहीं है सर। ये दुनिया की हर गवर्नमेंट, चाहे हमारा देश क्यों ना हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर कल हमें हमारे देश के किसी भी
व्यक्ति के लिए कितना भी पैसा देना पड़ेगा हमारी सरकार देगी सर। फिर हम पैसे को सेकेंडरी रख लेते हैं सर, क्योंकि हमारे को उस पूरा का पूरा जाली करेंसी का नेटवर्क को तोड़ना है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है सर, हमारे देश की पूरी इकोनॉमी बाहर जा रही है। तो फिर वो आदमी आया और आने के बाद जैसे वो आदमी अपने पाकिस्तान ISI के लिए टोटल काम करता था वो आदमी, ठीक है, और जब वो अपने देश से दूसरे देश के अंदर आया, आने के बाद पहले हमने पूरा यकीन किया कि ये आदमी और हमारे खिलाफ इसका कोई डबल गेम नहीं है या कोई फॉल्स ऑपरेशन नहीं है हमारे अगेंस्ट में, तो उसको एलिमिनेट किया। तो एक बड़ा ऑपरेशन रहा है बहुत ही, और इससे हमने मतलब एक ISI के बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ा है सर, बहुत बड़े जाली करेंसी के नेटवर्क को तोड़ा। तो मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा कि कौन से देश के अंदर ये ऑपरेशन था करके। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे अभी मैं पूछ रहा था उसको एक्सटेंड करूंगा कि कोई ऐसा बंदा मिला हो जो टेररिस्ट है और वो फिर बाद में सरेंडर उसने किया हो कि यार और ये सब चीज, तो वो कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करें? बहुत सारे, मतलब मैं आपको ये भी बोलूं कि बहुत सारे, अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ या JNK की STF में चले जाओ, आप वहाँ के SOG में चले जाओ, बहुत सारे मिलिटेंट जो आज देश के लिए काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सच्चा इंडियन आर्मी हो, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं। आप वहाँ की एक मणिपुर की एक बहुत अच्छी पुलिस फोर्स है। अगर आप मुझसे पूछो कि हिंदुस्तान की मुझे एक सबसे डेंजर पुलिस फोर्स कहाँ से किसकी लगी सबसे डेंजर, तो मैं बोलूँगा मुझे मणिपुर कमांडो से डेंजर इंडिया में कुछ नहीं लगता सर। उनसे खतरनाक मेरी नज़र में कोई भी नहीं है, इतने डेंजर हैं वो लोग। कैसे लगी? मतलब मतलब मणिपुर का जो एक मिलिटेंट, जो एक इंसर्जेंट है, वो जितना आर्मी से नहीं डरता उससे ज्यादा काम जाता है मणिपुर कमांडो से सर, क्योंकि मणिपुर कमांडो में 99% टेररिस्ट हैं, सलेंडर है सारे के सारे। ओके, तो लोग काम करते हैं। मतलब जब एक इंसान के समझ में आ जाता है उनका गलत यूज हो रहा है करके, बिल्कुल गलत यूज हो रहा है, उन्होंने वेपन, देखो सर एक लाइन का ही तो फर्क है, exactly. एक लाइन का ही फर्क है कि देखो वेपन तो मैंने भी उठाया ना सर, वही काम इधर हो रहा है, वो इधर, लेकिन मैंने वेपन अपने देश के हित में उठा रखा है, उन्होंने देश के खिलाफ उठा रखा है। सिर्फ सोच का फर्क है, सोच बदलनी। जिस दिन सोच बदल जाएगी आप सही रास्ते पर आ जाओगे। इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी कौन सी है सर? दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी अगर आप बोलो जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है सर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि यार मेरे लिए सबसे पावरफुल एजेंसी MSS। ओके, अब लोगों को नहीं लगता कि यार कि क्या चाइना तरक्की नहीं कर रहा है सर? बिल्कुल कर रहा है। तो चाइना की भी तो अपनी एजेंसी है सर। बिल्कुल। बस कुछ लोग सर दुनिया में कभी रिवील ही नहीं कर पाते कि उन्होंने दुनिया में क्या किया है क्या नहीं। कुछ लोग रिवील करते हैं कि आपको क्या लगता है लोगों को, हमारा यूथ बहुत बारी मुसाद की बातें सुनता है, दिन रात मुसाद के बारे में काम करता है। अगर उन्होंने एक बार हमारे RNW के ऑपरेशन सुनने लग गए, उन्हें पता चला कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है ना सर, तो दुनिया के सारे एजेंसीज को भूल जाएंगे। देखो हर एजेंसी अपने आप में वो है सर, मैं कभी किसी एजेंसी को बड़ा छोटा, देखो आप अगर मुझसे बोलें कि यार हर आदमी अपना काम कर रहा है सर अपने लेवल पर, अब छोटा सा आप ISI को बोलो, मैं बोलूँ यार आप अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझ ही नहीं सकते। Exactly. आप एनिमी को कभी कमजोर नहीं समझ सकते, ये नहीं कह सकते मैं पावरफुल और बिल्कुल। तो आप एक चीज मुझे ये बताओ सर, आप 2 सोल्जर में आपको एक, अगर मैं एक बोलूँ कि यार एक हमारा सोल्जर या एक US का सोल्जर या एक पाकिस्तानी सोल्जर या कोई भी, आप दोनों सोल्जरों में से कब कंपेयर कर ही नहीं सकते सर। सोल्जर है सर, सही कह है। आप कभी कंपेयर थोड़ा कर सकते हो 2 सोल्जर में से सर। हाँ ये चीज़ है यार, कभी किसी को मौका मिल गया, आप जैसे आप जर्नलिज्म करते हैं, कोई खबर आपको मिल गई सर, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जर्नलिस्ट को नहीं आता सर। Exactly. आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका लक अच्छा था कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई सर। उस वक्त आपका टाइम था, सर, उस टाइम आपका वक्त था। तो इससे ये कहीं प्रूफ नहीं होता कि उसको जर्नलिज्म नहीं आती। तुम शुक्र अदा करो उस ईश्वर का कि तुम्हें खबर पहले मिल गई। एग्जैक्टली तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे तो आपने इस बीच में कहा कि क्या कहते हैं, अगर रॉक RNW का मतलब हमारी जो इंडिया की एजेंसी है उसके बारे में लोग पढ़ें, जितने ऑपरेशन उन्होंने किए तो दूसरों को भूल जाएंगे। तो आपकी जो नई बुक आ रही है, आई थिंक उसमें भी आप कुछ ऑपरेशन लिस्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा टीज कीजिए। और आई थिंक आप ही पहले एक ऐसे बंदे हैं, ऐसे शख्स हैं जिसकी दूसरी बुक आ रही है, सीक्वल आ रहा है। सर चलो ये तो ईश्वर की, मतलब भगवान ने इतना दिया, मतलब मैंने जितना मांगा उससे भी बहुत ज़्यादा दिया। तो उसमें भी मेजर ऑपरेशंस हैं सर, मैं एक एक लाइन में बताऊंगा कि अगर सारे ऑपरेशंस के बारे में, तो एक नॉर्थ ईस्ट का एक ऑपरेशन है उसमें कि यार एक नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिटेंट ग्रुप के एरिया कमांडर को, एक इंसर्जेंट को, जो एक डेंजर एरिया कमांडर था, उसको हम लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ख़त्म करते हैं। और वो आज भी वो लड़का 2024 में भी हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो कैसे आज भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, है ना, जो कभी बिल्कुल मतलब जिसने हिंदुस्तान के कई आर्मड फोर्स के लोगों को नुकसान पहुंचाया। एक
पूरा उसके ऊपर डिटेल है। एक नॉर्थ ईस्ट का ऑपरेशन है, पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो म्यांमार के अंदर घुस के पूरे क्या कहते हैं जो 8 ग्रुप्स ने एक अम्ब्रेला बनाया था, उल्फा मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया, उसको कैसे ब्रेक किया गया, कैसे मतलब उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया गया, उस अम्ब्रेला को तोड़ा गया। एक कैसे अगला एक ऑपरेशन की कैसे हमने पाकिस्तान के जो मैंने आपको जस्ट अभी जो बताया सेम कि इस जाली करेंसी के नेटवर्क को ख़त्म किया। नेक्स्ट उसके अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा कि हमारे एक इनोसेंट नेवल ऑफिसर को पाकिस्तान ने एक स्पाई बना के अपने देश के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, कुलभूषण यादव सर को, ठीक है, और पाकिस्तान ने तो कोशिश करी कि उनको सजाए मौत दे करके, तो उसको हमने इंटरनेशनल कोर्ट पर जाके हमने उसको रुकवाया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक एलिगेशन लगाया हमारे ऊपर कि पाकिस्तान का एक कर्नल गायब है करके, है ना, पाकिस्तान का एक कर्नल को हम लोगों ने गायब किया है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर भी है। लेकिन अगर वो लोग भी, मेरे भी बहुत सारे पॉडकास्ट पाकिस्तान में देखते हैं, बहुत सारे मेरे पास ट्वीट भी आते हैं, तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर वो देख रहे होंगे तो यार देखो कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं सर, हमेशा, मतलब हमेशा हम कभी पहल नहीं करते, वो मैं कहने वाला था। तो लेकिन अगर हमारे किसी भी आदमी को थ्रेट होता है, जो भी तुम्हारी जेलों में है, अगर तुम हमारे किसी भी आदमी को थ्रेट करते हो तो तुम ये कभी मत बोलो कि तुम्हारा भी आदमी दुनिया में कहीं ना कहीं है रखा हुआ। तो एक ये रहा। और एक नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा ऑपरेशन रहा कि कैसे हमारे कमांडर को ख़त्म कर दिया। मतलब हम एक ऑपरेशन में गए थे करके, हम एक ऑपरेशन में गए और उस ऑपरेशन के अंदर हमारे कमांडर मारे गए, कैसे उसके बाद हमने उन मिलिटेंट को ढूंढ के ख़त्म किया, पूरा का पूरा ग्रुप ख़त्म किया। एक चैप्टर उस पर एक है, और एक चैप्टर है अपने देश का तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, किस देश के अंदर जाके हम कैसे एक स्पाई से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वापस लेके आते हैं। जबकि इस चैप्टर के अंदर ये था कि पहले उस स्पाई को ये बताया गया था कि हमने उस तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि एक RNW का एसेट आ रहा है करके, तुझे इस एसेट को कैप्चर करना है कैसे भी करके, तुझे इसे हनी ट्रैप करना है, ठीक है। जबकि वो गेम भी हमारा था। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एक शतरंज है, शतरंज के दोनों साइड के जो मोहरे हैं वो दोनों हमारे ही थे। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है सर, तो इस बुक में लोगों को पढ़ने को मिलेगा। रॉ हिटमैन 2 नाम है, रॉ हिटमैन 2 सर। एंड लकी कब तक आएगी? दिसंबर में आ रही है सर, इसी दिसंबर में मतलब शायद सेकेंड वीक। अभी जस्ट डेट डिसाइड हो जाएगी कि US में कब पब्लिश होगी, फिर UK में, फिर इंडिया में। तो विद इन मतलब दिसंबर के अंदर इंडिया के अंदर पब्लिश हो जाएगी सर। फाइन। लकी कुछ मूवीज भी आप कर रहे हैं सर? अभी आप जब उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब से मैंने छोड़ा है तो मैंने कहा कि यार मैं लिख ही लूँ करके, बाकी तो कोई काम आता नहीं है, तो तब से लिखने की कर रहा हूँ। तो एक मैं 1955 में एक बहुत इंडिया का पहला टेररिज्म अटैक हुआ था, अगर एशिया के अंदर सबसे बड़ा टेररिज्म अटैक, जो एक कश्मीर प्रिंसेस निकनेम नाम का एक प्लेन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर मैं पहले इसको सीरीज़ लिखी थी मैंने, सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, फिर बाद में आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को पिच किया, तो उसको एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर रहे हैं। एक मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए, इस हिस्ट्री में एक ही घटना है कि पूरी जेल को हाईजैक करा एक लड़की ने, एक 24 साल की लड़की ने, जो इंडियन आर्मी में नर्स हुआ करती थी, उसका बॉयफ्रेंड जेल के अंदर चला गया था। जो कहते हैं कि लोग वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता था करके, ठीक है, और उसमें अंडरवर्ल्ड भी शामिल था उस टाइम। तो उस लड़की ने डिसाइड किया भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल के अंदर नहीं मरने दूंगी, और इस दुनिया में दूसरा इंसिडेंट ही नहीं है, और उसने जेल हाईजैक करी और निकाल के ले गई। एक इस पर भी मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, जल्दी सुनने को मिलेगा। एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, लेजेंड डायरेक्टर, तो उनका तो अपने बिल्कुल गुरु जी जैसे ही, अब्बास मस्तान सर आपने नाम सुना होगा, उनके साथ भी मैं एक क्राइम थ्रिलर पिक्चर कर रहा हूँ सर। और जस्ट आपके अभी स्टूडियो में आने से पहले ही जस्ट उनका फ़ोन भी आ ही रहा था, तो उनके साथ भी ये मैं एक बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ जो भी लोगों को देखने को मिलेगा। और एक जी के साथ भी मेरा चल रहा है अभी, जी को मैंने एक सीरीज़ दे रखी है, तो अभी जैसे बॉम्बे पहुँचता हूँ, ये हाफिज़ के ऊपर है, जो पाकिस्तान में हाफिज़ के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ था, तो उस पर एक सीरीज़ लिखी हुई है। और पहला इंडिया का पहला स्नैपर भी लिखा है मैंने, फर्स्ट स्नैपर, अभी तक हिंदुस्तान में स्नैपर नहीं बना, और दुनिया के अंदर बॉम्ब के ऊपर आज तक कोई सीरीज़ नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में, एक पिक्चर बनी है। तो देन इंडिया के अंदर पहले बॉम्ब की सीरीज़ भी मैंने ही लिखा है सर। तो ये शायद सारे प्रोजेक्ट आने वाले दर्शकों को अगले साल तक देखने को मिलेंगे।
बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है लकी, जिस तरह से आपकी बातें वायरल होती हैं मैं देखता हूँ। मतलब मान लीजिए जिसको मैंने बताया कि आज लकी से बात करेंगे पॉडकास्ट में, तो उनको सब पता है, वो शॉर्ट्स में देखते हैं आपको, वो रील्स में देखते हैं, वो यूट्यूब पे 2-2 घंटे की लगातार पॉडकास्ट देखिए, बिना पॉज करके बताने में देखिए लगातार। तो इस तरीके से होपफुली कि जो भी आपकी मूवीज आएंगी उनको भी इतना प्यार लोग देंगे, और ऑफ कोर्स देंगे, देश के लिए आप काम कर रहे हैं। लोगों ने बहुत प्यार दिया सर, मतलब जितना मैं डिजर्व करता था शायद उससे भी बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ये इंडिया की जनता है जी, मतलब आप काम करें देश के लिए तो बिल्कुल प्यार बहुत मिलता है। लेकिन उसी चीज़ पे हम वापस आते हैं। आपने भी एक जिक्र किया कि इस लड़की ने हाईजैक किया, बीच में हनी ट्रैप का भी जिक्र किया, तो उसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल करूंगा कि जैसे कोई एजेंट है, रॉका एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, दूसरी एजेंसीज जब आइडेंटिफाई अगर कुछ ऐसा कर लेती है, अब नहीं भी करती, तो एजेंट्स को ट्रैप करने में क्या क्या तरीके वो इस्तेमाल करती है? सर देखो, किसी भी दुनिया का कोई भी एजेंट हो, 3 ही चीज़ है सर। अगर 3 चीज़ को अगर आप लाइफ में अपनी लाइफ से दूर करते हो तो आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा नामुमकिन तो दुनिया में कुछ नहीं है सर, लेकिन 99% आप सेफ हो। आप लाइफ के अंदर लालच को बिल्कुल ख़त्म कर दो अपने जीवन से। दूसरा नशा सर, दुनिया का कोई भी नशा, देखो नशे में मैं यही नहीं बोलूँगा दारू यही नशा नहीं है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है सर। आपको दुनिया में नशा छोड़ना पड़ेगा, आपको लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लड़का एजेंट है या कोई लड़का एजेंट है तो दुनिया में हमेशा गर्ल्स से डिस्टेंस बनाकर रखे। लड़की एजेंट है तो एक बॉयज़ से डिस्टेंस बनाकर चले। तो उसको ज़िंदगी में हनी ट्रैप करना या कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। ये 3 चीज़ें उसे अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर इन 3 चीज़ों में से भी वो एक भी चीज़ उसके पास है तो मौत हमेशा उसके साथ है सर। बिल्कुल। तो वही आप चाणक्य के ऊपर आ जाओ सर, सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट करती है, साम दाम दंड भेद। बिल्कुल वही आज भी चल रहा है। दुनिया की हर एजेंसी इसी पैटर्न को फॉलो करती है सर आज भी। कोई ऐसा केस लकी जिसमें कोई हनी ट्रैप हुआ हो, आपकी नज़र में आया हो, आपके साथ मतलब रहते हुए कोई ऐसा केस आपकी नज़र में आया? सर देखो, नहीं हनी ट्रैप तो इंडिया में तो बहुत हुए हैं सर। अगर मैं एक साउथ के IPS हुआ करते जो RNW के लिए काम करते थे, उस टाइम LTT के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, तो श्रीलंका बेल्ट उन्हीं के कंट्रोल में था। तो एक CI की एजेंट उनसे आकर मिली, एक अलग कवर ID में आके, और उनकी एक अच्छी दोस्ती हुई उनसे, और अच्छी दोस्ती होने के बाद उसने अपनी एक और दोस्त से उनकी दोस्ती करा दी सर। एक एयर होस्टेस थी, एक्चुअल में थी एयर होस्टेस लेकिन काम CI के लिए करती थी, CI की एक एजेंट थी। फिर उन जो IPS थे जो RNW के लिए काम करते थे, उनकी दोस्ती उससे भी हो गई सर। उन्होंने अपने सारे इनपुट सीक्रेट उन तक पहुंचा दिए। तो एक लड़की का हनी ट्रैप ये रहा है। अगर आप हमारे एक रविंदर नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो लास्ट में नेपाल टू अमेरिका पहुंच गए और 2011 में एक एक्सीडेंट में CI ने उनको मरवा भी दिया सर। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। देखो हनी ट्रैप, देखो आदमी को एक ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हनी ट्रैप के बाद भी रीज़न क्या होता है सर। हनी ट्रैप करने के बाद क्यों ना भी करना चाहे तो आदमी को डर लगता है यार मेरी वीडियोज, या तो सुसाइड करे, या तो सुसाइड ही करेगा ना सर, या तो सुसाइड करेगा, मजबूरन उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसले। तो मैंने आपको यही बोला कि एक स्पाई के लिए दुनिया के अंदर ये 3 चीज़ें उसे अवॉइड करनी ही पड़ेगी सर। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको जो पहली बात पर आपको बोला, स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बोला, जो एक स्पाई होगा दुनिया में, वो लाइफ में सिर्फ विश्वास खुद पर करेगा। उसका दुनिया में कोई दोस्त नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा सर, ठीक है। और उसके सारे दोस्त भी होंगे और सारे दुश्मन भी होंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि इस तरीके से रहना पड़ता है, बिल्कुल अकेले में चीज़ें होती हैं। तो पार्टी वार्टी करते हैं आप कुछ? अरे सर, ज़िंदगी में मैंने पार्टी आज तक एक ही बारी पार्टी करी है अपनी लाइफ में। अच्छा। और वो भी जब करी थी जब मैं पहली बार मुझे जॉब मिली और जॉब मिलने की मुझे खुशी हुई। तो ज़िंदगी की एक ही पार्टी थी सर। उसके बाद मुझे लाइफ में मैंने कभी पार्टी नहीं करी। तो मुझे पार्टी अब वैसे अगर मेरी खुशी के लिए, जैसे पार्टी मेरी नज़र में पार्टी वही है सर कि यार मैं अपनी पार्टी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, वो पार्टी है। लेकिन मैं बहुत सारे कवर IDs में रहे तो वहाँ वो पार्टी एक मिशन का पार्ट है, वो काउंट नहीं होती। वैसे अगर आप बोलो तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो मुझे अपनी खुशी के लिए लगना चाहिए यार कि आज मैं पार्टी करूँगा, तो मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी पार्टी कब करी थी। वो याद है यार जब मुझे जॉब मिली थी तब मैंने एक पार्टी करी, उसके बाद मैंने आज तक कभी पार्टी नहीं करी सर। फाइन। छुट्टी वुट्टी का क्या रहता है? छुट्टी सर मिल जाती है, जैसे सेम कैजुअल लीव भी हमारी है ही, कैजुअल लीव मिलती है, एनुअल लीव भी मिलती है। तो उसमें अपने परिवार वालों के साथ, अपनी रिश्तेदारी में उतना टाइम ही हुआ, 15 दिन महीने भर की मिली साल के अंदर, तो उसमें अपने परिवार वालों के साथ ही रहा। देखिए जैसे रिलेटिव्स भी होते होंगे, रिश्तेदार भी होते होंगे, सबसे मिलना जुलना, तो उनसे भी क्या थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी ना निकल जाए या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। देखो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको नुकसान कौन पहुँचाएगा दुनिया में? करीब का आदमी जो आपको जानता होगा सर। हमारी दुनिया में एक चीज़ है, अगर दुश्मन को मारना हो ना, मैं ये लोगों को ही बोलूँगा, अगर तुम अपने दुश्मन को मारना चाहते हो, पहले अपने दुश्मन को जान लो।
दुनिया का कोई भी आदमी अपने दुश्मन को तब तक नहीं मार सकता जब तक वो अपने दुश्मन को जान नहीं लेगा। तो दुश्मन को थ्रेट देने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम दुश्मन को जानोगे कैसे जब तक तुम उसके नजदीक नहीं पहुंचोगे। तुम उसके नजदीक कैसे पहुंचोगे? कोई ना कोई तो तुम उसके नजदीक पहुंचाएगा, तो तुम्हें नुकसान वही करेगा जो तुम्हारे नजदीक है। तो आपको हमेशा, मुझे दुनिया में दुश्मनों से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपने दोस्तों से, अपने नजदीक वालों से। बड़ा अलग सिनेरियो, मतलब वही एक एजेंट है तो उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है। लकी आप मतलब पीएम मोदी के साथ भी रहे, जब पीएम सीएम थे उस वक्त में गुजरात के, तो कितने दिन आप रहे और वो एक्सपीरियंस कैसा था वो शेयर कीजिए। मैं एक्चुअली जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था तो मुझे कई वीआईपीज के साथ रहने का मौका मिला, उसमें इंक्लूडिंग उस टाइम के चीफ मिनिस्टर मोदी सर भी थे। तो 92 डेज में उनके साथ रहा। बाकी जैसे ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ एक काम करने गया सर, मेरे लिए उस टाइम जैसे सपोज कि जैसे मैं राजनाथ सर के साथ था तो मेरे लिए जैसे राजनाथ सर से मोदी सर, अडवाणी सर सेम ही। तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्या होता है, हर आदमी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग पर्सनैलिटी अलग है। तो पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी एक खासियत है सर, वो भी कभी लीव नहीं लेते सर। मैंने उन्हें कभी छुट्टी करते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी सरकारी विभाग के लोग हैं वो इस चीज से बहुत परेशान। ये सर आपका लीडर ही जब छुट्टी नहीं लेगा तो आप क्या करोगे? कल आप अपने ऑफिस में टाइम से आ जाओ तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका जूनियर कभी लेट आएगा करके, ठीक है। चाहे आपका जूनियर आपके पीछे 100 गालियां देगा आपको, या सला कभी तो बीमार हो जाए, कभी तो नए कुछ करता है करके। तो मैंने उन्हें कभी लाइफ में लीव में लेते हुए नहीं देखा सर, ठीक है। मैंने उन्हें हमेशा वर्क करते हुए देखा, और ज़्यादातर जब तक उन्हें मैंने देखा कि उनका जो भी फोकस टोटल अपने गुजरात के लिए था, और शायद आज टोटल फोकस इंडिया के लिए है सर, क्योंकि पीएम बनने के बाद तो अभी एसपीजी कवर में है। फाइन। लकी आप पीएम मोदी के साथ, उस वक्त के सीएम मोदी के साथ कहीं गए, जिस तरीके से आप सिक्योरिटी कवर देते हैं, कोई एक्सपीरियंस आपका हो वो शेयर करेंगे? एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि रहना तो उनके साथ, जब भी वो घर से निकलते थे दोबारा उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी अपनी थी सर, क्योंकि मैं मोबाइल सिक्योरिटी में एनएसजी कवर की तरफ से मेरा काम भी वही था कि जब भी नरेंद्र मोदी सर अपने गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे, ठीक है, जब फर्स्ट लॉग बुक आप लोग एंट्री करेंगे, लॉग बुक मतलब सेम कि जैसे गेट से बाहर निकले दोबारा गेट के अंदर तक छोड़ने की जिम्मेदारी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, 24/7 और उन्हीं के साथ में रहना था। तो बहुत बारी मैं उनके साथ रहा, तो एक एक्सपीरियंस मैंने बहुत बताया कि मैं उनके साथ एक बार गया, जस्ट नज़दीकी अहमदाबाद में एक प्रोग्राम था, तो मैं उसी प्रोग्राम के हिसाब से गया। मैं अभी आपके यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा, तो मैं उसी हिसाब से आया हूँ एक ही ड्रेस में। तो वैसे ही मैं भी उनके प्रोग्राम में गया, और 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो एक ही ड्रेस में थे, एक ही जूते। तो वहीं से मेरे को पता चला कि यार यहाँ से बाहर जाना है करके। अब सर मैंने आपको क्या बोला कि गेट से ला के दोबारा गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको छोड़ के ड्रेस लेने जाऊँगा करके। तो थोड़ी देर के बाद मैं उनके साथ गया, और मैं 17 दिन के बाद वापस आया हूँ सर। वो एक्सपीरियंस रहा था कि मैं एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़ों में 17 दिन तक उनके साथ था सर। जहाँ भी रात को जिस भी हम लोग स्टे करते थे, मैं रात को उन कपड़ों को धोने के बाद प्रेस करके सुखाता चीज़ें। बस मेरे लिए एक ही चीज़, मुझे सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं हो रही थी उस टाइम, दिक्कत होती थी मुझे कपड़ों की। मेरे पास कपड़े नहीं थे दूसरे। अगर सिविल कपड़े होते तो यार मैं कहीं से भी परचेस कर लेता। वो मेरा सरकारी कपड़ा था, जो मेरा ड्रेस था, जो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो का जो ड्रेस होता है, उस ड्रेस के अंदर था। तो मेरे लिए वो बहुत दिक्कत थी, मेरा ध्यान ज़्यादा अपनी ड्रेस में जा रहा था, मेरा ड्रेस शाम को क्या करना है करके। तो रहा एक्सपीरियंस सर। लगी कभी किसी कहीं जा रहा हो, कोई भी वीआईपी इसको हम कह रहे हैं, और जो असल में वीआईपी है उनके साथ आप हैं एज एन एनएसजी कमांडो, तो कुछ मिसहैप ऐसे में क्रिएट हो जाए तो उस रोल में आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? देखो सर, जब भी देखो, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको दोबारा जाता हूँ कि जब मैं एक कमांडो का रोल प्ले करता हूँ तो मेरा टास्क उस टाइम है एक मिलिटेंट। जब मैं स्पेशल फोर्स के साथ ऑपरेशन करता हूँ तो मेरा टास्क एक मिलिटेंट है। जब मैं एक स्पाई का टास्क करता हूं तो मेरा काम है इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना, ठीक है। जब मैं RNW का एक सीक्रेट एजेंट या हिटमैन बनकर जाता हूं तो मेरा काम है एक एनिमी को टारगेट करना। अब मैं आ जाता हूं दोबारा से हम अपनी सिक्योरिटी के अंदर। जब मैं एक सिक्योरिटी कर रहा हूं तो मेरा काम नहीं, अगर उस बीच पर कोई भी सिचुएशन आ जाती है या कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो मेरा काम इस टाइम क्या है, मेरा काम नहीं है एनिमी को मारना, मेरा काम है अपने प्रोटेक्टिव पर्सन, जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, उसको वहां से लेके जाना। अब मेरा टास्क चेंज हो जाता है सर। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी किसी का बॉडीगार्ड या उसका सिक्योरिटी ऑफिसर बन के उसके साथ चल रहा हूँ।
उसके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर सपोज करो कोई भी मिलिटेंट, कोई भी एंटी एलिमेंट्स, कोई भी आदमी उन्हें नुकसान पहुंचाता है, मेरा काम इस टाइम क्या है? उस आदमी को मारना मेरा काम नहीं है सर। मेरा काम क्या है कि अपने जो प्रोटेक्टिव पर्सन है या जिसको मैं सिक्योर कर रहा हूं उसको वहां से लेके जाना। अब यहाँ टास्क मेरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वैसे ये टास्क आप बता रहे हैं कि चेंज हो जाता है, लेकिन क्या ऐसी चीज भी आती है, बिकॉज ये इंस्टेंट रिएक्शन होता है, आई थिंक इसकी आपको प्रैक्टिस होगी हर चीज को, बिकॉज लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये बंदा इसको तो मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला ये सर, यही चीज है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रेंड आदमी, एक आम लड़के में यही फर्क है सर। देखो क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते के अंदर जा रहा हूँ, बहुत बार इंसिडेंट होता है, कोई भी XYZ, अगर अभी मेरी गलती ना भी हो, कभी होता है मार्केट के अंदर आदमी किस प्रेशर में आता, गाली देके चलाता, भाई ये क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं है उसको रिप्लाई देना यार सर, है ना। आदमी इतना मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, क्विक एक्शन लेने का। मेरे को पता है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे इस टाइम क्या करना है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया करने के लिए, मेरा काम कुछ और है अभी। मेरा काम क्या है सर? मेरा काम है कि मैं जिसको सिक्योर, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है, मैं उस जिम्मेदारी को दे के आऊँ। एक एग्जांपल ले, मैं कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने जाता हूँ, मैं कहाँ पर गया हूँ, किसी भी मुल्क में गया हूँ, किसी भी देश में गया हूँ, मेरा काम है एक आदमी के ऊपर सर्वेलेंस रखना, ठीक है, और उसके बारे में जो भी इनपुट मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं अपने सीनियर, अपने अगले को पास आउट करूँ और मेन जगह तक पहुंचाऊं, ये मेरा काम है। और सपोज करो कि उसी के बीच में मुझे एक और आदमी मिल जाता है जो मेरा दुश्मन है या मेरे देश का दुश्मन है, तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट वो नहीं है सर, आज मेरा काम कुछ और है। और मैं आपको बताऊं कि एक स्पाई, एक एजेंट दुनिया में, या मैं एक वक्त में अपने जीवन में एक ही काम करता हूं सर। ये है फोकस कर, मेरा ये फोकस है कि मैं अपने जीवन में एक टाइम में एक ही काम करूंगा। आज मैं अगर लिख रहा हूं तो मैं सब लिखता हूं सर। आज मुझे फिल्म लिखनी है तो मुझे सिर्फ फिल्म लिखनी है, वेब लिखनी है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ 2 दिन से, मुझे सिर्फ पॉडकास्ट करने में सिर्फ वही काम कर रहा हूँ सर। मैं अपने एक टाइम में मैं 2 काम नहीं करता हूँ कभी भी सर। फाइन। लकी, आपने बताया भी एजेंट्स वाली बात और किस तरह से सिक्योरिटी आप देते हैं। मैंने ये सुना है कि जब ओबामा इंडिया आए थे, उनका जो सिक्योरिटी कवर था उसमें भी कुछ आपका रोल था सर? उसमें एक्चुअली जब शायद 2010 7 नवंबर के आसपास ITC होटल में वो रुके थे, यहाँ पर मौर्य ITC होटल, तो हैदराबाद हाउस में उनका एक प्रोग्राम था। तो उस टाइम एक्चुअली क्या होता, उनके साथ US की डेल्टा फोर्स थी अपनी खुद की, तो एज ए स्नैपर मैं उनके साथ एक डिटेल था। एज ए स्नैपर मेरा काम था कि जब हैदराबाद हाउस में उनका प्रोग्राम चल रहा हो, उसके दौरान क्या, उस पूरे प्रोग्राम को स्काई जोन में सेफ रखना। मतलब इसके बीच में मेरे को एक ही टास्क था उस टाइम, सीधा ऑर्डर्स थे ऊपर से कि इसके बीच में अगर तुम्हें कोई भी रडार, कोई भी ड्रोन, कोई भी फ्लाइट, कुछ भी नजर आती है उसको गिरा दो। तो उस टाइम मेरा जो टास्क था वो था स्काई को सेफ करना पूरा का पूरा। तो एक ग्लोबल लीडर, एक बड़े लीडर जो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी थे, उनको, और मुझे उस पर एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे US आर्मी या उनके स्नैपर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उन्हें समझने का, उनको मतलब कि है सब सेम ही, लेकिन एक वर्क करने का तरीका क्या है वो। सीधा सच्चा सवाल, दाऊद जिंदा है या नहीं? सर दाऊद मर भी, सर देखो, जब दाऊद मर भी जाएगा तो 10 साल 15 साल तक दुनिया के किसी भी आदमी को नहीं पता चलेगा कि दाऊद मर चुका है। उसके पीछे 2 रीजन सर, बताएं। पहला रीजन तो यह है कि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि दाऊदी इब्राहिम पाकिस्तान की धरती में, तो ये बात है। पहला रीजन तो ये हो गया। अब हम इस रीजन को साइड कर देते हैं, तो हम दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं। दाऊद क्या है सर? दाऊद है एक सोने की चिड़िया, ठीक है, जिसका नेटवर्क पूरे एशिया के अंदर फैला हुआ है, जो पूरे एशिया के अंदर इलीगल काम करता है और जो पूरे एशिया के 2 नंबर का पैसा पाकिस्तान आर्मी तक पहुंचाता है, ठीक है सर। अब एग्जाम्पल के लिए दाऊद उनका मेन बॉस हो गया और दाऊद के नीचे एक पूरी 100 लोगों की चैन है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जो 100 आदमी दाऊद के लिए काम करते हैं एशिया के अलग अलग देशों में। उनका काम है अपने बॉस को पैसा देना, ठीक है, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे ISI के पास या पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा जा रहा है। दुनिया के, चाहे वो एक्सटॉर्नेशन मान लो, फिरौती मान लो, क्रिकेट की बैटिंग मान लो, सट्टा मान लो, वुमेन ट्रैफिकिंग मान लो, कुछ भी मान लो, उसका सारा पैसा दाऊद के पास जा रहा है। और सपोज करो कि दाऊद मर जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को तो पैसा आ रहा है ना। बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं बोलेगी दाऊद मर गया, क्योंकि बॉस मर गया तो 100 लोग पैसा देना बंद कर देंगे। वो कहेंगे भाई अब तो हम राजा बन गए करके।
तो आप समझ रहे हैं कि सेकंड रीजन क्या है कि उसके मरने के बाद भी 10-15 साल तक उसको जिंदा इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उस पैसे की चैन को नहीं रोकेंगे वो लोग। तो ये वजह रहती है, मतलब वही आप सही कह रहे हैं कि अगर वो मर भी जाएगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को पता लगने नहीं देंगे। 10-12 साल तक नहीं पता, 10-12 साल तक। मैंने आपको बोला ना सर। Exactly. अच्छा, आप ही मेरे को आपके लिए बोलता हूँ कि सपोज करो कि कोई आपको डेली आगे 100 रुपए दे के जा रहा है, मैं आपको बोलता हूँ कि यार डेली बोलता है कि एक काम करना है यार, ये पीछे एक मंदिर है, इस मंदिर में 100 रुपए चढ़ा देना, या कोई भी दरगाह है चढ़ा देना। आपको डेली मिल रहा है और पता चले वहां से एक दिन मंदिर हट गया, लेकिन फिर भी आप क्या चाहोगे दुनिया को बताना? आप तो नहीं बोलोगे ना यार कि भाई तो ये 100 रुपए का नोट मत चढ़ा कि मंदिर चेंज हो चुका है। आप चाहोगे यार जब तक आ रहा है आने दो करके, पता लगेगा ठीक है, लेकिन जब तक एग्जैक्टली बताओगे नहीं आप हाँ बोलोगे मंदिर है करके, बस बात खत्म। तो वही मैंने आपको सिचुएशन वहां बता दी सर, वो उस पैसे की चैन को नहीं रोकेंगे। फाइन। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड और आती है कि हम देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके है, जो हमारा कश्मीर कब्जा में है पाकिस्तान के, उसमें बहुत सारी आवाज़ें उठने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं। तो अक्सर ये भी बात आती है हमारे यहाँ से, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज़ द टाइम टू रीगेन दैट पोर्शन। तो कौन सा टाइम सही होता है? देखो सर, ये मतलब देखो, ये कहना बहुत ईजी है बाहर बैठकर कि यार ये टाइम सही है, ये टाइम गलत है करके। आप सर किसी भी देश के अंदर, ये देश को, हम देश पर आते हैं पहले, हम आपको नीचे से समझाता हूँ। आपका घर है सर, बिल्कुल आपने अपना घर बनाया है, आप अपने घर को किसी को दूसरे को कब्जा करने दोगे सर? बिल्कुल है। मैं सिर्फ आपके घर की बात बता रहा हूँ। आपने घर बना रखा है, उसके लिए आप लड़ने मरने के लिए आ जाओगे सर। आप किसी देश की कई किलोमीटर की जमीन को इतना आसान नहीं होता लेना सर, बिल्कुल है ना सर। आप जब अपना 2000, 5000, 1 एकड़ की जमीन देने के लिए, मरने के लिए रेडी हो जाओगे, गोली खाने के लिए रेडी हो जाओगे कि मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा, और आप बाहर बैठ के बात करते हैं यार ये हजारों किलोमीटर की जमीन लेके आ जाओ करके। तो ग्राउंड पर बात करें ना सर, बात करें रियल ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल चीज़ है। लकी एक मैं स्टोरी और सुना था आपसे रिलेटेड, या तो आपकी पॉडकास्ट में शायद मैंने देखी, कि कैसे इंडियन जो आर्मी थी या इंडियन के जो इंटेलिजेंस यूनिट था, उसने सियाचिन पे जो अटैक उधर से हो सकता था पाकिस्तान का, उसको थॉट किया। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्चुअली क्या होता है, देखो मैंने आपको अभी भी यही बोला था थोड़ी देर पहले कि कोई भी देश अगर दुनिया में तरक्की कर रहा है तो वहाँ की इंटेलिजेंस की वजह से। अगर किसी देश के अंदर कोई अटैक हुआ है, टेररिज्म हुआ, वो देश का हिस्सा उसके से चला गया, तो वो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, दोनों फेलियर की वजह से। ठीक है, मैं आपको अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर भी बताऊंगा और अपने देश की तारीफ भी करूंगा। 19 चाइना वॉर, ठीक है, अगर चाइना वॉर पर हम बात करें तो चाइना वॉर्स पर हमारे पास एक बहुत बड़ी इनपुट, हमारी मिस्टेक थी। हम ये समझ रहे थे कि यार चाइना के पास एयरफोर्स बहुत मजबूत है करके, जबकि ऐसा नहीं था। अगर हम उस टाइम हमारे पास सही इनपुट होती और हम अपने एयरफोर्स का यूज़ करते तो शायद हम उस वॉर को नहीं हारते सर। लेकिन एक ही इनपुट हमारे पास नहीं थी, क्या नहीं थी? कि उनकी एयरफोर्स कमजोर है करके। हमें ये लगा कि यार हम एयरफोर्स का यूज़ करेंगे तो चाइना एयरफोर्स का यूज़ करेगा करके। ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा हमारे इंटेलिजेंस का। अब हमारी इंटेलिजेंस की एक तारीफ कि हमारे सीक्रेट सर्विस को एक इनपुट मिलता है, और ये इनपुट मिलते ही, इनपुट क्या था? इनपुट यह था कि यार पाकिस्तान ने 50,000 लगभग जूतों का ऑर्डर किया और एक ड्रेस का ऑर्डर किया है जो कम से कम -20 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं करके। अब यार पहली बार इंटेलिजेंस का माथा कनक गया। यार चलो 2-4 हो तुम, अगर कहीं जा रहे हो, सपोज करो चलो तुम एक ट्रेनिंग भी करा रहे हो, अगर आप पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो यार आप 2, 4, 5, 10, 100, 150 ड्रेस लोगे आप, ठीक है। लेकिन आप 50,000 जूतों का ऑर्डर दे दिया और 50,000 आपने ड्रेस का ऑर्डर दे दिया करके, मतलब इतना बड़ा क्या करने वाले हैं भाई? बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी जगह हो गई कि तुम -20 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पर जाने के लिए तैयार हो? तो दिमाग खनका कि यार एक ही जगह है जिस जगह को पाकिस्तान कैप्चर करना चाह रहा है, वो कौन है? सियाचिन। ठीक है, जबकि पाकिस्तान ऑर्डर दे चुका है। अब जब पाकिस्तान ऑर्डर दे चुका है तो अब इतनी जल्दी तो हम भी एक्शन नहीं कर सकते सर। अब जब जिसको टाइम लग रहा है, क्योंकि सेम सिचुएशन तो हमारे साथ भी है ना भाई। अगर आपको मैं ये बोलूं कि यार आपको जैसलमेर में जाना है, 50 डिग्री टेम्परेचर वहां पर चल रहा है, तो आप उस हिसाब से इक्विपमेंट बनाकर जाओगे। अगर दूसरा नहीं जा पा रहा तो आप भी तो नहीं जा पाओगे। हमें भी वो चीज चाहिए, हमें भी चीज अच्छी है। तो पहली बार हमारी इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था सर। ये हमारी इंटेलिजेंस के लिए क्या टास्क था कि कैसे भी करके डिले करवाओ। अब देखो, आप पाकिस्तान आर्मी को तो नहीं रोक सकते ना सर, क्योंकि वो किसी और देश का मामला है, आप उनकी आर्मी को चाहकर भी नहीं रोक सकते। लेकिन आप एक ही चीज में डिले पैदा कर सकते हो कि वो सामान उन तक ना पहुंचे जिस सामान के बिना वो जा नहीं सकते। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल। तो अब पहली बार हमारी एजेंसी ने क्या किया, उन लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू किया जिस कंपनी ने सारी की सारी डील ली थी। ठीक है सर, उनके साथ धीरे धीरे दोस्ती हुई,
उनको फंड से मदद करना शुरू किया, जो भी उनको ज़रूरत थी वो सब देना शुरू किया। बस डिले किस चीज़ में करवाया? उनको सामान दिलवाने में। जब तक उन्हें सामान नहीं मिला, हमने अपना सामान लेके हम एयरलिफ्ट होके हमने पूरा ग्लेशियर कैप्चर कर लिया, और आज भी सियाचिन हमारे पास ही है सर। बस एक इंटेलिजेंट की इनपुट मिली और उस इनपुट से आज भी हमारे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस का क्या वैल्यू होती है, क्या मकसद होता है सर, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है।